मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर। मैं हूं सुनील और अब हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण भारतीय इतिहास की श्रृंखला, जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिंधु सभ्यता को फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। फुल डिटेल बिल्कुल एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। आज हम सिंधु घाटी की जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने उसका परिचय देख लिया, वहाँ की जो साइट्स थी उनके बारे में पढ़ लिया, वहाँ की जो व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें नगर नियोजन के बारे में पढ़ लिया। आज हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले पाषाण काल वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है। सिंधु सभ्यता का समाज के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ये क्या है क्या नहीं है। देखो, जैसा कि जो सिंधु घाटी का समाज हो, चाहे वैदिक समाज हो, इसके आगे पढ़ेंगे, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे गुप्त समाज हो, है ना, चाहे आज का आधुनिक समाज हो, है ना, हर जगह पे कुछ तो कॉमन चीजें होती हैं, कुछ एडवांस चीजें होती हैं, या फिर कुछ लुप्त हुई चीजें होती हैं। जैसा कि उस टाइम पर भी सामाजिक वर्गीकरण चलता था, जैसा कि चार वर्गों में समाज विभक्त था, आज भी है। बीच में जो, चलो आज के टाइम में तो दो तीन चीज़ों में कॉमन हो गया है, मिडिल, लोअर और अपर जो क्लास होती है उसमें हो गया है। जो वैदिक सभ्यता थी उस टाइम पे चार वर्गों में विभक्त था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और के ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था। उसी टाइप से यहाँ भी कुछ ऐसा था। वेशभूषा, पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, है ना, ये सब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बच्चों की स्थिति कैसी थी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी कैसी थी, ये सारी चीज़ें सामाजिक व्यवस्था में आती हैं। तो सिंधुकालीन जो समाज व्यवस्था था वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का मार्ग को प्रशस्त करती है। वो लोग इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारा समाज ऐसा था, आपका समाज भी ऐसा होना चाहिए। मान लो किसी का समाज, कहीं समाज बिछड़ रहा है तो इंडिकेशन करते हैं। ठीक, वहाँ का समाज भाई एक उन्नत सुसंस्कृत समाज था, मतलब बहुत मस्त समाज था भाई। वहाँ के लोग सब भी थे बिल्कुल। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, अपने खाने पीने से मतलब रखते थे। ठीक है, तो वही समाज आगे उन्नति करता है, वही समाज आगे बढ़ता है, जो किसी जलन को न रखे, किसी का युद्ध वगैरह ना हो, फालतू खर्चे वगैरह ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जो आवश्यक जो तत्व चाहिए थे, ठीक है, सामाजिक वर्गीकरण क्या होना चाहिए, कौन लोग क्या करना चाहिए, ठीक है, किसको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, स्त्रियों को किस टाइप से उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये सभी आवश्यक तत्व होते हैं और ये समाज सिंधु सभ्यता में मौजूद थे। ठीक है, तो ऐसे धीरे एक एक से पढ़ लेते हैं। सिंधु जो सामाजिक वर्गीकरण है इसके बारे में, सिंधु समाज का जो नगरी ये जो थी, नगरीय निर्माण था। ठीक है, यहाँ मकानों के आकार प्रकार के आधार पर अपन बोल सकते हैं। वहाँ का जो पता ही है कि यहाँ मकानों का आकार प्रकार कितना था, ये एक रूपता में बने हुए मकान थे। ठीक है, उनके जो घरों के मकान थे सड़कों के न खुलकर सड़कों के विपरीत दिशा में खुलते थे। ठीक है, तो इससे प्रतीत होता है कि वहाँ का समाज कैसा होगा। ठीक है, चार वर्गों में विभाजित था, जैसा कि हम देख लेते हैं। समाज में शासक सबसे टॉप पे थे। ठीक है, जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जिसकी देखभाल करते होंगे, लोगों की फैसिलिटी मुहैया प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे धनी लोग भी थे, जो जिसमें व्यापारी आ जाते हैं, योद्धा आ जाते हैं, पुजारी आ जाते हैं। योद्धा से मतलब वहाँ के ऐसे जो फौज वगैरह होता है ना, पुजारी वगैरह जो पढ़ाने लिखाने का काम करते होंगे। जो मध्यम वगैरह वर्ग हो गया। ठीक है, पुजारी से मतलब जो पढ़ाने के लिए काम करता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है कि मंदिर हो। मंदिर होगा तो पुजारी होगा, तो ना तो मंदिर के साथ मिले ना पुजारी के साथ मिले। हालांकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी इसकी समकालीन, वहाँ के मंदिर के साथ जरूर मिले हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग में यहाँ पे कृषक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय था यहाँ का, तो कृषक होगा ही। कारीगर भी होगा, क्योंकि मकान वगैरह बहुत अच्छे से बनते थे यहाँ पे। लिपिक, निम्न वर्ग में जब कारीगर होगा तो मजदूर भी होगा, श्रमजीवी भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो सामाजिक वर्गीकरण था चार भागों में विभक्त था: शासक, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सामाजिक संरचना देख लो, वही सामाजिक संरचना यहाँ की कैसी परंपरागत तौर पर वृद्धि, कैसी एक ज्वाइंट फैमिली थी, ऐसा बोलते हैं ज्वाइंट, संयुक्त परिवार। यहाँ पे सभी चाचा के सारे भाई, उनके बच्चे वगैरह, बाबा वगैरह सब लोग साथ में रहते थे मस्त आराम से। ठीक है, खेलते कूदते थे। ठीक है, इससे क्या बोरिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, लोगों में एक रूपता का भाव रहता है। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हालांकि कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, है ना, जैसे कि कुछ लोग मतलब नाकारा हो जाते हैं कि उनको सीधा वही मिल ही रहा है खाने के लिए, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे ऐसा ना हो। इस टाइप की लोग मेंटेलिटी, सब लोग बराबर अपना योगदान देते होंगे। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की भूमिका थी।
ठीक है। खुदाई में यहाँ पे नारी मूर्तियाँ मिली, तो इससे पता लगता है भाई कि वहाँ पे डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी थी वो उनका जो माताओं को हाथ रहता था, ठीक है। इसलिए या फिर उनको माताओं को आगे भी हर काम में पूछा जाता। तो यहाँ की जो सिंधु सभ्यता जो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी एक टाइप से, ठीक है। संयुक्त परिवार थी, नारियों की मूर्तियों से अनुमान लगाता है कि भाई वहाँ पे मातृसत्तात्मक वहाँ की जो सभ्यता थी। भोजन में देखा भाई यहाँ के लोग शाकाहारी भी थी और मांसाहारी थे, सीधी सी है कि मतलब ये होते ही हैं हर जगह पे, पूरी दुनिया में आज भी है शाकाहारी मांस, क्योंकि शाकाहारी से किसी का पेट भी नहीं भर सकता है। और कई प्रकार के लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। कोई शाकाहार को पसंद करता है, कोई मांसाहार को, कि वहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह, तो वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ के रहन सहन वहाँ पे डिपेंड करता है भाई किस टाइप से लोगों को खाना पीना है, ठीक है। दोनों ही लोग थे। जो शाकाहारी होंगे सीधा सा गेहूँ चावल दूध फल इनका वो खाते होंगे। इसके अलावा जो मांसाहारी होंगे वो मांस मछली इन सबको खाते होंगे। वन से जो उत्पाद पैदा हो रहे हैं उसको भी खाते होंगे, ठीक है। भेड़ गाय बैल सुअर मुर्गा इनसे जो मांस होता है उसको खाते होंगे। और फल फ्रूट्स में जैसे तरबूज हो गया, नारियल खजूर वगैरह इनको भी खाते होंगे। ये कॉमन चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं। वेशभूषा में तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वहाँ सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जैसा कि अपन देखेंगे और देखा है कि जो सूती वस्त्र है, कपास का जो देन है भाई सिंधु सभ्यता को माना जाता है कि सबसे पहले सब कपास के साथ और कहीं नहीं मिले थे। यहाँ से इसका एक्सपोर्ट भी होता था और कहीं के लिए, ठीक है, अदर जो सभ्यता थी वहाँ के लिए। तो इनका बहुत बड़ा इनकम का सोर्स हुआ करता था, सूती कॉटन जो होता था, ठीक है। ये मेसोपोटामिया को सिल्डन कहते थे ना इसको, सूती वस्त्र कॉटन को। तो ये वेशभूषा के बारे में बात की जाती है तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कमर के ऊपर तथा कमर की धोती में आज भी देखते हैं जो बाबा वगैरह आते हैं ना अपने, जो बाबा वगैरह होते हैं, चाचा पर जो बूढ़े लोग होते हैं ना, मतलब वृद्ध लोग, वो धोती वगैरह पजामा वगैरह पहनते हैं, ठीक है। इस टाइप से वहाँ भी लोग होंगे, टोपी पहनते होंगे लोग, बिल्कुल तरीका पगड़ी लगाते होंगे, ठीक है। इनके शौकीन होंगे, मतलब ऐसे कहीं रिश्तेदार में जा रहे हैं तो सूट बढ़िया टोपी लगा के मस्त जा रहे हैं, ठीक है। स्त्रियाँ घाघरा वगैरह पहनती हैं, जैसे राजस्थान में चलता है घाघरा चोली वगैरह, उस टाइप से यहाँ भी चलता हुआ, ठीक है। अंग रखे होता हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो घाघरा तो पहनती है, इसके अलावा ऐसे अंग रखे कोई वस्त्र होता है उसको भी पहनती नहीं, पगड़ियाँ भी लगाने की शौकीन थी, ठीक है। इस टाइप से आगे आभूषण, आभूषण भाई आभूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे, ठीक है, दोनों ही पहनते थे। और जैसा कि आज भी पता है कि भाई आभूषण किससे बनते हैं, सोने चांदी वगैरह से मिलते हैं वो, है ना, मड़ियों से बनते हैं, तांबे से। उस टाइम पे भी ऐसा होता था, और कोई नई बात ही नहीं थी। सोने चांदी, हाथी के दांत, है ना, हाथी के दांत से चूड़ियाँ नहीं होती है जो एक अपने यहाँ पे लोहागार जो करके जाती होती है, मतलब आदिवासी जाति होती है, वो लोग पहनते हैं। मतलब गाँव में भी हमारे दादी दादी वगैरह पहनते थे, हाथी के दांत की चूड़ियाँ होती थी, बिल्कुल हाथों में ऊपर पहनते थे। इस टाइप का भी प्रचलन वहाँ भी था, मतलब आभूषण के तौर पर। कीमती पत्थर वगैरह हो गए, दांत दांत तांबे हो गए, तांबे मड़ियों के बने होते थे, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों ही कंगन हार, है ना, कंगन आज भी पहनते हैं लोग हाथों में, ठीक है, गले में भी पहन लेते हैं, मतलब जो हार वार रहता है, ठीक है। अंगूठी कड़े ये कॉमन चीज़ रहती है, आज भी पहनते हैं लोग, ठीक है। स्त्रियाँ चूड़ियाँ, कान के फूल जो रहते हैं, मतलब बाला बेशन जो रहते हैं कानों में, लटकन जो रहता है, कंठहर करदनी, इन सब का प्रयोग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बात की जाए तो सौंदर्य प्रसाधन भाई स्त्रियों का आज भी सौंदर्य प्रसाधन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे स्पेशल किसी फंक्शन वगैरह में जाना तो भाई 4-5 घंटे चाहिए नहीं अब, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन। तो वहाँ के जो लोग थे श्रृंगार प्रिय बहुत थे, है ना, श्रृंगार प्रिय बहुत थे। तो स्त्रियाँ श्रृंगार में बहुत रुचि लेती थी, जैसे कि उनका जैसे चनुडोड़ों से इसके साथ मिले हुए बहुत सारे, ठीक है, कि दर्पण हो गया, कंघी हो गया, काजल सुरमा हो गया, है ना, बालों की पिन पाउडर लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं भाई, ठीक है। पुरुष से दाढ़ी का रिवाज, कोई वही दाढ़ी बिल्कुल बढ़िया अंटादार वैसे नीचे रखता था, बिल्कुल डब्लू शेप में, कोई बिल्कुल क्लीन रहता था। इंजीनियरिंग के जो छात्र रहते हैं बिल्कुल क्या मूछों मुंडा करके रखते थे, है ना। मनोरंजन के साधन आमोद प्रमोद की शौकीन थे, बहुत मस्त आराम से, है ना, गिल्ली डंडा खेलना, जो करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, है ना, चौपट खेलना, चौपट जो होता है ना 16 जो उसमें खाने होते हैं उस टाइप से, ठीक है। इसे शतरंज भी रहता है, संगीत रहता है, मस्त आराम से गाना बजाना, नृत्य जुआ खेलना, ये सब मतलब मस्त आराम से जो वहाँ के लोग थे इसमें लीन रहते थे, मतलब एंजॉय करते थे आराम से, ठीक है। शिक्षा में भाई शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सभ्यता का, किसी भी समाज का। शिक्षा के बिना भाई एवरीथिंग इज फिनिश,
ठीक है, शिक्षा नहीं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग को दिमाग ही नहीं चलेगा, लोग विकसित नहीं होंगे, लोग आगे सोचने की क्षमता नहीं होगी उनके पास। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर कहीं भी। बालकों स्पेशली जो बच्चा छोटा आता है उनके लिए वही शिक्षा जब दोगे, तो जैसा कि अपन छोटा पेड़ लगाना, उसमें जितना पानी दोगे इतनी जल्दी विकसित होगा, और उतना ही अच्छा खाद वगैरह डालेंगे उतना अच्छा विकसित होगा। ठीक है, तो सीधी सी सिंधु घाटी में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था थी। विद्यार्थियों को अंक गणित वगैरह हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, बीज गणित हो गया, चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटी है ना, मेडिकल की जो एजुकेशन होगी वो सब थे। ठीक है, इसके अलावा संगीत की भी शिक्षा दी, नाचने की, चित्रकला, पेंटिंग वगैरह ये सब शिक्षा दी जा रही थी वहाँ पर। स्त्रियों की दशा के बारे में देखा जाए तो स्त्रियों की दशा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी समाज के लिए, कि जहाँ पे स्त्रियों को आप बराबर का हक दे रही थी। भाई जो आपके पास बॉडी पार्ट्स हैं, आपके पास जो ब्रेन है, वो एवरीथिंग स्त्रियों के पास भी है, तो भाई क्यों ना उनको भी आधा पार्टिसिपेट कराया जाए, उसमें आपकी मदद ही मिलेगी। जो काम अकेला कर रहे हो वो यदि कोई काम उसी को दो लोग कर रहे हैं तो उसी का आएगा, उसके हाफ टाइम लगेगा उसको करने में। लेकिन हाँ, अभी जो वर्तमान में है या फिर कुछ समय से पहले हमारा समाज पितृसत्तात्मक हो गया, तो वहाँ पे स्त्रियों को पूछा नहीं जाता, किसी को एक इग्नोर किया जाता, सिर्फ एक बच्चे पैदा करने वाला मशीन माना जाता था। लेकिन भाई ये जो समाज था सिंधु सभ्यता वाला समाज, यहाँ पे स्त्रियों को बहुत मान सम्मान था, उनको पूर्ण स्थान था। जहाँ पर है ना, जो जहाँ पर लोग जाते थे यानी पुरुष जाते थे, वहाँ पर महिला भी जाती थी, है ना, वहाँ भी वो पार्टिसिपेट करती, वो भी डिसीजन की भूमिका निभाती थी। ठीक है, यहाँ पर्दा नहीं थी। ठीक है, धार्मिक उत्सव वगैरह में बिल्कुल जाती थी। ठीक है, परिवार में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था भाई, ये तो है। और बच्चों का पालन पोषण, घर का प्रबंधन की तो एडिशनली रहते ही हैं भाई, और इसके अलावा और भी रहते हैं। ठीक है, बिजनेस वगैरह में, खेल में, चिकित्सा में, ठीक है, धार्मिक उत्सवों में, सब जगह पे स्त्री जाएंगी तो ऑब्वियसली उस समाज का उत्थान होगा ही, उस समाज उन्नत होगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसको। चिकित्सा के क्षेत्र में चैनल जो युगीन समाज के लोग थे, चिकित्सा में जादू टोना वगैरह करते, ताबीज वगैरह का साथ में उपयोग करते थे। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग जादू टोना वगैरह मतलब कि वहाँ के जो लोग थे अंधविश्वासी लोग थे। ठीक है, हो सकता है मतलब वहाँ जो डरते हो, क्योंकि आगे अपन देखेंगे कोई वही सांप वगैरह है ना, आज भी चलता है गांव वगैरह में, तो भाई कि डरने करने के लिए ताबीज वगैरह इन सब का प्रयोग कर लेते हैं। हो सकता है कोई भारी जो जो काले जादू, काला पावर होता है बिल्कुल, जो बुरी जो आत्मा रहती है ना, उससे बचने के लिए। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो देखते हैं ना, मोहनजोदड़ो में 7 टापू में लोग मरते जाते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर बोलते हैं कि भाई भूतों का साया वगैरह है, कोई जादू टोना टाबी वगैरह चलता हो वहाँ पे। ठीक है, औषधि हमें शिलाजीत वगैरह ऐसे पावर के लिए है ना, समुद्र फैन, पीली हड़ताल वगैरह ये सब मिलता होगा। मृदा संस्कार, सिंधु निवासी अपने स्वभाव का संस्कार 3 प्रकार से करते थे। जैसे कि ये पूर्ण समाधिकरण हो जाता है, आंशिक समाधिकरण हो जाता है, दाह संस्कार हो जाता है। पूर्ण समाधिकरण में यही रहता है कि जो सब है उसको पूर्ण रूप से जमीन में दफना दो। ऐसे जो मम्मी होती है ना, उसको बिल्कुल गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको बिल्कुल ईंटों से चल दिया जाता है। ठीक है, उस और जो सब होता है उसको बढ़िया, आज भी ऐसा होता है कि आभूषण पहना दो, जैसे स्त्री होती है उसको पूरी तरह से उसकी बिछिया है ना, सिंदूर वगैरह ना, कान में, नाक में, ठीक है, सब कुछ पहना दिया जाता है उसको, नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। ठीक है, और उसको उसमें बिल्कुल बिछा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है और दफना दिया जाता है। तो इसलिए पूर्ण समाधिकरण हो जाता है। आंशिक समाधिकरण में जो सब होता था उसको बस बच्चों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, आँख कान नाक वगैरह जो गिद्ध वगैरह नहीं होते वो खा जाते हैं। चलो गिद्ध वगैरह तो नहीं, वो कोई पक्षी पक्षी खा जाता होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो पोर्शन बचता होगा हड्डी वगैरह उनको दफना दिया जाता था। दाहकर्म में तो पता है, दाहकर्म मतलब सीधा सा आज भी अपन इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अपने हिंदू संस्कृति में अग्नि को सुपर्द कर दिया, उसको जला दिया जाता है ऐसे लकड़ी का रख करके, ढेर उसी टाइप से। ठीक है, बना करके सिर्फ उसको दफना दिया जाता है। कभी के अवशेषों को, जो अवशेष होते थे ना, जैसे हड्डी वगैरह कुछ हो जाता है, उसको हम पात्र में रख करके दफना दिया जाता था। आज अपने शब्दों के यहीं पे विराम देते हुए लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।